हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभा मैम एंड वेलकम टू ऑनलाइन रिवीजन सीरीज ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। और आज के इस रिवीजन सीरीज में हमने टॉपिक लिया है जयप्रकाश नारायण एंड टोटल रेवोल्यूशन। ठीक है, और ये न्यू सब टॉपिक है जो कि आपके डेमोक्रेटिक अपसर्च चैप्टर पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले जयप्रकाश नारायण के अर्ली लाइफ के बारे में, उनसे रिलेटेड इंट्रोडक्शन, क्योंकि टॉपिक में केवल आपको उनके टोटल रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो पढ़ना है। लेकिन बिफोर गोइंग टू डिस्कस दैट, हमें जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, उनके अर्ली लाइफ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इन्हीं सभी पॉइंट को कि जयप्रकाश नारायण जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन बिहार ऑन 11 अक्टूबर 1902 और उनको पॉपुलरली जेपी के नाम से बुलाया जाता है या फिर उन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी कहा जाता है। ठीक है, एंड ही वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट, थ्योरिस्ट, सोशलिस्ट एंड पॉलिटिकल लीडर। ठीक है, और इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कहां पर किया। इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इनका रोल हम देखते हैं वो देखते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पर। ठीक है, दैट इज मिड 1970s के टाइम पर इन्होंने इंदिरा गांधी को हटाने के लिए टोटल रेवोल्यूशन कॉल किया था। ओके, और इन्हें 1999 में ही वॉज पोस्टुमसली अवार्डेड द भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज सोशल सर्विस। एंड इसके अलावा इन्हें और भी दूसरे अवार्ड मिले हैं। उनमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट ही रिसीव्ड इन 1965, दैट इज मैगसाय अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विस। ओके, नाउ अबाउट हिज एजुकेशन। तो अर्ली एजुकेशन इन्होंने कहां से लिया। तो अर्ली एजुकेशन के बारे में कि नारायण वॉज एडमिटेड, इनको एनरोल किया गया था द कॉलेजिएट स्कूल एट पटना व्हेन ही वॉज ओनली 9 ईयर ओल्ड। ठीक है, और कौन से क्लास में इनका एडमिशन हुआ था, दैट इज इन द क्लास 7। ओके, एंड जेपी स्टेड एट अ स्टूडेंट हॉस्टल जिसका नाम था सरस्वती भवन, इन विच मोस्ट ऑफ द बॉयज वर अ बिट ओल्डर। यानी कि जिस हॉस्टल में उनका एडमिशन हुआ था, जहां पर वो रहने लगे थे इस कॉलेजिएट स्कूल में एडमिशन के बाद में, उस स्कूल में जो भी उस पर्टिकुलर हॉस्टल में जो भी बच्चे थे वे उनसे उम्र में बड़े थे। और इनमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो आगे चल करके बड़े बड़े लीडर्स बने और एकेडमिक फील्ड में उन्होंने अपना नाम रोशन किया। और उन्हीं में से एक है द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, दैट इज कृष्णा सिंह, एंड हिज डेप्यूटी अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, इसके अलावा सेवरल अदर्स हु वर टू वाइडली बिकम नोन इन पॉलिटिक्स एंड एकेडमिक वर्ल्ड। नाउ अबाउट हिज हायर एजुकेशन। तो इन्होंने अपना हायर एजुकेशन यूएस से कंप्लीट किया, लेकिन सबसे दुख की बात है कि हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने बहुत ही मेहनत की। इन्हें बहुत सारे अलग अलग कामों को करना पड़ा अपने कॉलेज के फंड को, अपने कॉलेज में फीस देने के लिए। ठीक है, तो खैर फिर भी इन्होंने अपनी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट की। ही ऑब्टेन्ड एमए इन सोशियोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन एंड बीए इन बिहेवियरल साइंस फ्रॉम ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी। नाउ अब इनके इंस्पिरेशन या इनके आइडियल्स में कौन है। तो इंस्पायर्ड विद कार्ल मार्क्स एंड महात्मा गांधी जी, एंड ही बिकम मेंटर ऑफ महात्मा गांधी व्हेन ही जॉइन कांग्रेस पार्टी। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन किया, बिकॉज ही वॉज इन्वाइटेड बाय पंडित नेहरू टू ज्वाइन कांग्रेस पार्टी व्हेन ही रिटर्न बैक फ्रॉम यूएसए। Okay. Other than this, he was also inspired by the speech of Maulana Azad on non-cooperation movement, which was called by Gandhi ji. ठीक है, and he was also a member of Congress Socialist Party, a left-wing grouping within a Congress. ठीक है, कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो कि एक लेफ्ट-विंग ग्रुप थी कांग्रेस पार्टी की, इन्होंने उसे ज्वाइन किया था। ठीक है, क्यों ज्वाइन किया, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल दैट ही वाज इंस्पायर्ड विद कार्ल मार्क्स एज वेल एंड हिज दास कैपिटल एज वेल। ठीक है, and he participated in the freedom struggle and led the Quit India movement in 1942 in the absence of senior leaders. तो senior leaders 1942 में जब Quit India movement लॉन्च किया गया था, सभी को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। तो ऐसे कंडीशन में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इनके साथ बाकी दूसरे लीडर्स भी थे जिन्होंने अंडरग्राउंड होकर काम किया देश की आजादी के लिए। ओके स्टूडेंट, नाउ come to the main important point, that is the Jai Prakash Narayan is known for his three key contribution.
तो ये थ्री की कंट्रीब्यूशन जो है, इसी पर आपका क्वेश्चन है। नंबर 1, फाइट अगेंस्ट करप्शन, कि इन्होंने कौन से 3 फील्ड पर बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया। इनकी अर्ली लाइफ के बारे में हमने जाना कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन कहां से रिसीव किया, इन सब के बारे में। अब जो इनका कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी पे, हमारे कंट्री पे, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है फाइट अगेंस्ट करप्शन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म एंड चैंपियनिंग ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो दीज आर द 3 की कंट्रीब्यूशन ऑफ जयप्रकाश नारायण: फाइट अगेंस्ट करप्शन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म एंड चैंपियनिंग ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। तो आइए इन तीनों की कंट्रीब्यूशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फाइट अगेंस्ट करप्शन, जयप्रकाश नारायण was the first leader in post independence India who raised his voice against corruption। ठीक है, तो बात करते हैं 1970s के टाइम पर, जिस समय 1971 में आप सभी को पता है कि 5th जनरल इलेक्शन हुआ था। एंड इस 5th जनरल इलेक्शन के टाइम पे जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टी थे, दे ऑल वर अगेंस्ट इंदिरा गांधी। एंड इंदिरा गांधी को हटाने के लिए इन्होंने इंदिरा हटाओ का नारा दिया। उसी टाइम पर इंदिरा गांधी ने क्या किया, गरीबी हटाओ का नारा देकर सारे गरीबों को अपने साइड पे किया। ठीक है, और अनप्रिविलेज सेक्शन जो है, दलित्स है, वुमेन्स है, सोशली वीकर सेक्शन है, वो सभी उनके साइड पर हो गए। और 5th जनरल इलेक्शन में ह्यूज मेजोरिटी के साथ इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर बनती है। लेकिन इस समय पूरा सिचुएशन उसके बाद में उस तरह से डेवलप नहीं हो पाता है जिसकी उन्होंने आशा की थी। कि इस समय क्या होता है, इस समय जितने भी चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इशू इस समय का और एक है बांग्लादेश क्राइसिस। ठीक है, बांग्लादेश क्राइसिस भी उसी समय होता है। बांग्लादेश में रिवॉल्ट होता है अगेंस्ट द वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन को लेकर। ठीक है, और जिसकी वजह से 80 लाख बांग्लादेशी जो है रेफ्यूजी, वो इंडिया में चले आते हैं। अब इंडिया ने उस समय सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंदिरा गांधी ने, जिन्होंने इन्हें मेटेरियल, मोरल एंड फाइनेंशियल और इवन मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड किया, और तब जाकर बांग्लादेश बना। अब इसके बाद बांग्लादेश तो बन गया, लेकिन बांग्लादेश को सपोर्ट करने की वजह से भारत को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। यूएस ने जो हेल्प जो इंडिया को यूएस किया करते थे, एड प्रोवाइड करते थे, उन्होंने वो बंद कर दिया। ठीक इसी समय वर्ल्ड लेवल पे क्या होता है कि ऑयल क्राइसिस जो है वो बढ़ जाती है, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। अब ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होना मतलब क्या है कि एसेंशियल कमोडिटीज के दामों का बढ़ जाना, और साथ ही साथ देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कम थी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, यानी इकोनॉमिक कंडीशन देश का पूरी तरह से खराब हो चुका था, गरीबी हटी नहीं थी। ठीक है, अब इसके साथ साथ करप्शन भी बढ़ रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो ऐसे कंडीशन में गुजरात एंड बिहार में 1974 में मूवमेंट होता है। ठीक है, अब इसी मूवमेंट में बिहार में जो है जेपी ने बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले किया था, एंड इट वाज एक्चुअली द स्टूडेंट मूवमेंट। ठीक है, स्टूडेंट मूवमेंट था गुजरात बिहार में, और जेपी ने यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट में अपने वॉइस को रेज किया थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ। So that's why it is mentioned through the participation in youth, because this Gujarat and Bihar movement, which was there in 1974, was actually organized by the students. Okay, and against this corruption he advocated the office of Lokpal. Okay, so this is his fight against corruption. Now principle of communitarian socialism. अब principle of communitarian socialism क्या है कि now according to this principle of communitarian socialism, इसका मीनिंग उन्होंने कहा है that India as a society of communities, इंडिया क्या है, एक सोसाइटी है, लेकिन किसकी सोसाइटी है, this is a society of communities encompassing 3 key layers। अब ये जो सोसाइटी है इंडिया की, इसके 3 लेयर है। अब 3 लेयर में पहला क्या है, the first one is the community itself। ठीक है, सेकेंड क्या है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन। तो इंडिया के अलग अलग रीजन, अलग अलग फीचर, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग कल्चर, ये सब कुछ, एंड साथ ही साथ एट द लास्ट राष्ट्र। ठीक है, दीज आर द 3 की लेयर्स ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म। और कम्युनिटीज का जो 3 की लेयर्स है, ठीक है, दैट इज कम्युनिटी, रीजन एंड राष्ट्र। और जब इन सभी को मिलाएंगे हम, यानी हम सबको वन नेशन की तरफ अगर लेकर जाना है, ट्रू फेडरेशन अगर सेटअप करना है, तो हमें इन 3 फैक्टर्स को एक साथ लेकर चलना है, हम इन्हें छोड़कर आगे नहीं चल सकते। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने। ओके, नेक्स्ट
टोटल रेवोल्यूशन। तो जस्ट नाउ इन द बिगनिंग आई डिस्कस विद यू ऑल कि टोटल रेवोल्यूशन उन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि उस समय पूरा तरह से कंडीशन बहुत ही जो है डाउन हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट राइज कर रही थी, इन्फ्लेशन हो रहा था, एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ रहे थे, करप्शन था, तो कई हर साइड से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नजर आ रहे थे। ठीक है, और इसके साथ साथ जुडिशियल प्रॉब्लम्स भी थे, जुडिशरी के साथ भी जो है एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट का डिस्प्यूट्स भी शुरू हो चुका था। सो टोटल रेवोल्यूशन, तो जेपी कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन या फिर इसे हम कहते हैं संपूर्ण क्रांति। ठीक है, दिस वाज आल्सो नोन एज संपूर्ण क्रांति इन हिंदी, इसे हिंदी में संपूर्ण क्रांति कहा जाता है। टू फाइट अगेंस्ट रैम्पेंट करप्शन, किसके लिए इन्होंने लॉन्च किया था? टू फाइट अगेंस्ट करप्शन के अगेंस्ट। मैंने अभी कहा कि बहुत ज्यादा उस समय करप्शन था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, systematic weakening थी of democratic institution back in 1974 and the subsequent event led to the imposition of infamous emergency. तो infamous emergency that was imposed in 1975 में। ठीक है, तो इसी के अगेंस्ट में इन्होंने टोटल रेवोल्यूशन लॉन्च किया था। सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डिस्कस, जो भी प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म एंड फाइट अगेंस्ट करप्शन, जयप्रकाश नारायण एडवोकेटेड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट थ्रू हिज कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन। उन्होंने क्यों किया था? व्हाई ही लॉन्च दिस टोटल रेवोल्यूशन, ये हमने कहा। अब इस टोटल रेवोल्यूशन का एम क्या होगा? व्हाट विल बी द एम ऑफ दिस टोटल रेवोल्यूशन? कि उन्होंने कहा कि हमको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन किसका करना है? इंडिविजुअल का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन करना है एंड स्टेट। और वो कैसे हो सकता है? ओनली थ्रू टोटल रेवोल्यूशन, एंड इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू टोटल पॉपुलेशन टोटल रेवोल्यूशन। And his call for total revolution sought to what? Encompass moral, cultural, economic, political, educational and ecological transformation, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द साइड, चाहे कल्चरल हो, चाहे मोरल हो, चाहे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ। एंड द आइडिया बिहाइंड, अगर हम बात करें द आइडिया बिहाइंड दिस टोटल रेवोल्यूशन, सो व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस टोटल रेवोल्यूशन इज दैट पावर शुड कम बैक टू पीपल। पावर किसके पास होना चाहिए? वी हैव अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो पावर जनता के पास में होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी इन द हैंड्स ऑफ द मिनिस्टर्स ओनली। ओके, एंड बैक टू द पीपल एंड यूथ शुड बी द एजेंट ऑफ चेंज। इन्होंने ऑलरेडी मैंने कहा कि यूथ को ये बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे थे और इन्होंने कहा कि यूथ को इस चेंज के लिए बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन करने की जरूरत है, मोटिवेट करने की जरूरत है। एंड दैट्स व्हाई ही मोबिलाइज्ड स्टूडेंट्स इन बिहार इन 1974 टू फाइट अगेंस्ट ऑथोरिटेरियन एंड करप्शन, ऑथोरिटेरियनिज्म, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। जस्ट नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट एज वेल। Okay, now his political transformation included the right to recall, the importance of village and मोहल्ला समितिस। कहना था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो पार्टिसिपेशन है वो लोगों तक पहुंचने चाहिए, और इसलिए उन्होंने कहा दैट्स व्हाई ही सेड दैट टू फॉर्म विलेज एंड मोहल्ला समितिस इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड ही इज कॉल्ड फॉर ऊपर के लोग टू ज्वाइन पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर अ क्लीन पॉलिटिक्स इन द कंट्री। ओके, and the essence for transformation according to Jayaprakash Narayan revolves around man who could be the real catalyst of the change in India। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस समय स्पेशली 1975 के इमरजेंसी के इम्पोजिशन के बाद, जब 1977 में इमरजेंसी को हटाया गया, उसके बाद जो इलेक्शन आया उसमें ये सब कुछ सामने नजर आया कि पहली बार 1952 से लेकर के 1971 फिफ्थ जनरल इलेक्शन तक जो कांग्रेस पार्टी की केवल सरकार बनती रही, पहली बार 1977 में नॉन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, नॉन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी एंड दैट वाज द जनता पार्टी। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, लेकिन दुख की बात है कि ये सरकार भी कंटिन्यू नहीं कर पाती है, अगेन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट बैक्स। लेकिन ये इन्हीं की इनिशिएटिव है कि इन्होंने इमरजेंसी के लिए फाइट किया, इमरजेंसी के दौरान फाइट किया, करप्शन के अगेंस्ट में फाइट किया, और जिसका रिजल्ट 1977 में जो इलेक्शन होता है दैट वाज एक्चुअली कॉल्ड अ रेफरेंडम अगेंस्ट इमरजेंसी। ठीक है, जैसे हम रेफरेंडम अगेंस्ट
इमरजेंसी कहते हैं इस इलेक्शन को क्योंकि द वर्डिक्ट वाज टोटली अगेंस्ट द इंदिरा गांधी लेड कांग्रेस पार्टी। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टोटल डिस्कशन हमने कर लिया टोटल रेवोल्यूशन से रिलेटेड, जयप्रकाश नारायण से के अर्ली लाइफ के बारे में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जयप्रकाश नारायण जी कौन थे, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनका अर्ली लाइफ कैसा था, किस तरह के स्ट्रगल किया उन्होंने, क्या उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया या नहीं किया, क्या उन्होंने हमारे देश की आजादी की लड़ाई पे पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, किस तरह का जो उनका रोल था, ये सब कुछ, उनके इंस्पिरेशन, और उन्होंने फिर आगे चल करके क्या किया। इन्होंने एक्चुअली आगे जाकर के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कभी भी पार्टिसिपेट करने से अपने आप को दूर ही रखा था। ठीक है, तो खैर, सो ही पॉपुलरली कॉल्ड नेवर शॉट पावर फॉर मनी। तो उन्होंने कहा कि पावर जो है मनी के लिए ना करो बल्कि देश को आगे बढ़ाने के लिए करो। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 3 की कंट्रीब्यूशन है जयप्रकाश नारायण का, उसे आपको याद करना है। दैट इज फाइट अगेंस्ट करप्शन। क्या है? हाउ ही फाइट अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के अगेंस्ट में उन्होंने कैसे फाइट किया। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट उनका कम्युनिटेरियन सोशलिज्म का प्रिंसिपल, उसके बाद लास्ट वन दैट इज द टोटल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड बाय बाय।